कि हमारे हौसलों में डर कभी शामिल नहीं होता, समंदर का कोई कतरा कभी साहिल नहीं होता, किसी भी खौफ से ऐसे भला हम थम नहीं सकते, करें अगर दिल से हम मेहनत तो कुछ मुश्किल नहीं। आप सभी का वापस से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे। आज मेरे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है, उन्होंने ना सिर्फ डिबेट में अपना नाम हासिल किया है, एलपी यूनिवर्सिटी में उनका बहुत ज़्यादा नाम है। इवन उनका एलपीयू में कोई भी हिंदी का इवेंट बिना उनके हो ही नहीं सकता। आज वो शख्सियत हमारे साथ में है। बिना किसी देरी से आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, रेस्पेक्टेड कवि धीरेन्द्र सिंह सर का। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं। और सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आलोक ने भी बोला कि एलपीयू के अंदर हिंदी की अगर बात की जाए तो कोई इवेंट इनके बिना हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा आलोक कि ऐसा कभी नहीं होता है ज़िंदगी में कि आपके बिना चीज़ें ना हो। प्रमुख इवेंट, प्रमुख, बिल्कुल वो बात आपकी बिल्कुल सही है, परंतु हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई चीज़ होती है तो हर एक चीज़ जो है आप पे आधारित नहीं होती है कि हाँ आप उस चीज़ के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध शेर भी है, शायद लुधियानवी साहब का ही शेर है कि कल और आएंगे खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो कोई ना कोई हमेशा आता जाता रहता है। सही है, समझ पा रहा हूँ। कैसे भैया आप यहाँ पे? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, इवेंट्स कर रहा हूँ, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर उधर जाना लगा रहता है तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऐसा, मैं कहूँ, हब है जहाँ पर आप हर दिन नई से नई चीज़ें सीख सकते हैं। कैसा लग रहा है आज आपने क्या सीखा? आज मैंने, चूँकि मैं आज ऑफिस में था तो काफ़ी सारे नए लोगों से मेरी बात हुई, तो नए लोगों से कम्युनिकेट करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड सीखी कि कैसे चीज़ें आज काम कर रही हैं। हाँ, सही है भैया। जैसे कि मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये पब्लिक स्पीकर बनने का इच्छा कब से जागा और आपको किस तरीके से इंस्पायर हुए आप कि मुझे पब्लिक स्पीकर ही बनना है और हिंदी की फील्ड में ही आगे अपना करियर बनाना है? बिल्कुल, देखो, अगर मैं सबसे पहले तो अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे बोले जाने वाली भाषा है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी भाषा हुई, अंग्रेजी खासकर अगर अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी क्या है कि आपको कूल डूड ये सब बनने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। परंतु अगर कोई भाषा है, खासकर मेरे क्षेत्र की भाषा हो, या मैं कहूँ कि आपकी जो मातृभाषा है, अगर कोई व्यक्ति साउथ से है तो जो वहाँ की साउथ इंडियन भाषा है, कोई व्यक्ति अगर पंजाब से है तो अगर पंजाबी है, तो जो बात उसको उसकी भाषा में कनेक्ट कर सकती है, यहाँ से जोड़ सकती है, वो कोई गैर भाषा जो है नहीं जोड़ सकती। तो चूंकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ तो फिर मैंने हिंदी को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करी कि माँ शारदे की मेरे ऊपर कृपा रही, मैं सीखता रहा और बोलता रहा। दूसरी चीज़ पब्लिक स्पीकिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहला मंच जो मैंने बोला था, तो मुझे याद आ रहा है कि कक्षा 6 की बात थी जब मैं पहली बार मंच पे चढ़ा था। और तब से मैं निरंतर अलग अलग मंचों पे हूँ, बहुत सारी जगह मेरे को जाने का सौभाग्य मिला है। ये सारे बड़े लोगों का आशीर्वाद है और प्रतिदिन मैं, जैसे कि बताया, कि कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। आज भी सीख रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं सीख पा रहा हूँ, इसीलिए आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो वो चीज़ें जो है अभी निरंतर चली जा रही हैं। और शौक़ की बात करूं, इंस्पायर की बात करूं, तो ऐसे कोई ख़ास व्यक्तित्व नहीं है जिससे मैं इंस्पायर हुआ। मुझे लगता है कि मैं खुद से ही इंस्पायर होता हूं कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और मुझे बहुत मज़ा आने लगा चीज़ों को, मैं सुनता बहुत ज़्यादा हूँ, लोगों को देखता बहुत ज़्यादा हूँ, तो वहीं से चीज़ें सीखता हूँ। और क्लास 6 से स्टेज पर चढ़ा और आज चढ़ते ही जा रहा हूँ। सही है भैया। आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो हमें कई बार अप टू डेट रहना पड़ता है, ठीक है, टाइम के साथ, करेंट टॉपिक्स के साथ, क्या क्या चीज़ें चल रही है, रेलेवेंसी के साथ। तो आप उन सबको कैसे मैनेज करते हो? आप वहाँ इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते हो एक तरीके से? देखो, आजकल तो मैं कहूँ हम जेनजीज हैं, तो जेनजीज के लिए क्या है कि सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन का जो आज के दौर में सबसे बड़ा अगर कोई
सोर्स है। तो वो सोशल मीडिया है। आए दिन जो है हम 30 सेकंड की रील से ज्ञान लेकर अपने आप को सर्वज्ञानी समझने के बजाय अगर हम कोई आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ज़रूर हमको वहाँ से ज्ञान मिल जाता है, थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है तो मैं गूगल पे आर्टिकल्स भी पढ़ लेता हूँ, ट्विटर का भी यूज़ कर लेता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। बाकी यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे मैं सबसे ज़्यादा यूट्यूब से कंटेंट जो कंज्यूम करता हूँ, तो वहाँ से मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखता रहता हूँ, आते रहते। तो वो चीज़ों की जो है थोड़ी बहुत जानकारी आती रहती है, चूँकि कहीं बोलना होता है तो अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम की बात है तो वो भी बहुत आराम से निकल जाता है। 24 घंटे आपके पास बहुत आराम से हैं। 4 से 6 घंटे सोइए और उसके बाद जो है यकीनन आपके पास टाइम बचता है। आप कितना घंटा सोते हैं? मैं भी 4 से 6 घंटे ही सोता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं सो पाता हूँ। कभी कभी चीटिंग कर लेता हूँ अपने साथ, तो 8 घंटे भी सो जाता हूँ। सही है, सही है। भैया आपने हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU में रैंक हासिल की है, जीत के आए मेडल। कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप वहाँ तक कैसे गए? वो देखो, AIU की अगर मैं बात करूँ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, तो मेरा भी एक सपना था, खासकर अगर पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं और ख़ासकर अगर डिबेटिंग या फिर एलोक्यूशन वाली लाइन में और यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो AIU सबने सुना होगा। तो सबका सपना होता है एक स्पीकर का कि एक बार मेरे को AIU में जाना है, और जाना ही नहीं है बल्कि जीतना है। भी आना है। तो मैं बता दूं कि ये मेरा आखिरी साल है LPU के अंदर। पिछले 4 सालों से मैं ट्राई कर रहा था, तो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरे से सीनियर बैठे हुए थे मेरे से ऊपर। तो जब वो ऑब्वियसली कि यूनिवर्सिटी भी उनको मौका देगी। दूसरा क्या है कि वो मेरे से एक्सपीरियंस में ज़्यादा हैं, मेरे से अच्छा बोलते भी हैं, तो वो जाते थे AIU में। मेरा कॉलेज लेवल पे ही नहीं सिलेक्शन होता था, तो AIU को तो बहुत दूर की बात है। तो उनसे क्या है, मैं सीखते रहा। इससे 2019 में AIU हुआ था, इससे पहले, उसके बाद कोविड के बाद में नहीं हुआ है। तो मैं उनके साथ में एज अ सीखने के पर्पज़ से गया हुआ था वहाँ पर। वो हुआ था JNDU के अंदर, अमृतसर। तो मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, वहाँ मैं और लोगों से मिला, मेरे गुरु भी बने। तो मेरे गुरु का बहुत ज़्यादा योगदान रहा मुझे इस AIU तक पहुँचने में और वहाँ पर जितवाने के लिए। यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा मुझे वहाँ तक ले जाने में। तो इस बार मेरा नंबर आया, मैं सिलेक्ट हुआ। पहले नॉर्थ जोन जीता जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। वहाँ हम डिबेट में फ़र्स्ट आए थे, हमारी टीम, मैं और साहस था, तो हमारी टीम फर्स्ट आई थी। और मैं एलोक्यूशन में 3rd आया था नॉर्थ जोन में। उसके बाद जो लोग नॉर्थ जोन जीतते हैं वो इंडिया लेवल पे जाते हैं, यानी कि नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो वहाँ पर भारत की वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो अपने अपने जोन में जीत के आ रखी हैं। AIU में भी 8 जोन है, तो मतलब 8 जोन से, हर जोन से 3-3 स्पीकर आ रखे होते हैं। तो 24 टीम होती हैं हर कैटेगरी में। तो वहाँ पर नेशनल्स में भी हमने अच्छा किया और वहाँ पर एलोक्यूशन में मैं फर्स्ट आया ऑल ओवर इंडिया, और डिबेट में मेरी टीम 2nd आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप गुरुजी के बारे में बता रहे थे, वो गुरु कौन है? मेरे गुरु तो देखिए काफ़ी सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे गुरु हैं मेरे। और क्या कहते हैं कि हमेशा मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सीखता रहता हूँ। तो प्रतिदिन अपने उन गुरुओं को परेशान करता रहता हूँ कि मुझे ये सिखाओ, वो सिखाओ। तो वो सारी चीज़ें मेरे सीखने को मिलती हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर भी हैं। तो अगर मैं पर्टिकुलर पब्लिक स्पीकिंग की बात करूँ तो कौन, आप किसको ज़्यादा सोचते हो कि मुझे उसकी तरह बनना चाहिए या फिर उसकी तरह? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता कि मुझे उसकी तरह बनना चाहिए। ये बिल्कुल मैं आपको फ्रैंक बता रहा हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे इसकी तरह बनना है। मैं हाँ, उससे सीखता ज़रूर हूँ कि अच्छा मुझे इनका ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मेरे को ये चीज़ भी आनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैं जो है कोशिश करता हूँ, सीखूँ जितना कंज्यूम कर सकता हूँ। बट कभी ऐसा नहीं आया कि मुझे इसकी तरह बनना है या उनकी तरह बनना है। पब्लिक स्पीकिंग से के साथ साथ आपको कविता में शौक कैसा है? कविता में शौक, मैं जब अपने स्कूल में था तो वहाँ पर मैंने कवि सम्मेलन में भाग लिया था। तो मुझे मेरे गुरुजी हैं, उनका नाम भी याद है, चंद्र प्रकाश मिश्रा, CP सर उनको बोलते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। तो वहाँ पर बच्चों का कवि सम्मेलन होता था, तो वहाँ पर मेरे को उन्होंने एक कविता दी थी जो कि मुझे वहाँ पर मंच पे बोलनी थी। हरिओम पवार जी की कविता थी, कश्मीर की घाटी घायल कश्मीर करके कविता है, उसका टाइटल है। तो वो मैंने वहाँ पर पहली बार पढ़ी थी उनकी कविता। तो उसके बाद से फिर मैं हल्के हल्के कविताएं पढ़ने लगा, और जब पढ़ने लगा तो फिर मैं यहाँ आया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में। तो मेरे रूममेट था एक, राहुल नाम था उसका, तो उसने मेरे को मोटिवेट किया कि यार तू इतना अच्छा बोलता है। रूम में सुना उसने मेरे को, जैसे बोलते हैं ना बाथरूम सिंगर जो बोलते हैं। तो मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में नया आया था तो यहाँ तो कोई जानता नहीं था, तो उसको ही सुना देता था मैं। कोई नहीं सुनेगा तो जे तू सुन ले। शायर और कवियों की एक परेशानी होती है कि वो किसी को भी पकड़ के कविता सुना देते हैं अगर नहीं हो कोई सुनने वाला तो
तो उसको लगा कि नहीं इसको जो है मोटिवेट करना चाहिए, उसने मुझे मोटिवेट किया। तो मैंने फिर खुद से टूटा फूटा लिखने की कोशिश करी और उसको मैंने प्रेजेंट भी करने की कोशिश करी। मेरे साथ अच्छी बात ये रही कि मुझे मंच मिलता चला गया और मैं सीखता रहा और ज़्यादा सीखता रहा कविताएं लिखना, और आज भी सीख रहा हूँ, आज भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा लिख लेता हूँ। सही है, सही है। भैया आपको तो ये पता होगा कि कहीं अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए चैलेंजेस बहुत आते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपको कोई चैलेंजेस फेस हुए? यार अगर देखो, हुए तो आपने कैसे ओवरकम किया उसको? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो बेकार है, ठीक है। क्योंकि कोई फूल होता है ना, फूल, हाँ। वो महफूज तब रहता है जब वो कांटों के बीच में होता है। अच्छा। उसे कोई नॉर्मल व्यक्ति फिर जाके तोड़ नहीं सकता है, तोड़ने से पहले डरेगा, सोचता है। यानी कि वो एक संघर्ष के बीच में रह रहा है, कांटे चुभते हैं, कांटों के बीच में, वो एकदम सरल नहीं है। कोई अगर बहुत फुलवारी में शानदार कहीं पे लगा हुआ है कोई पेड़, तो उसको कोई भी बहुत आसानी से उखाड़ के फेंक सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर जाना है या आपको लंबे समय तक टिकना है, कवच अगर आपको चाहिए, चारों तरफ से कोई आपको बचा सकता है, तो वो आपके चैलेंजेस हैं, वो आपका संघर्ष बचा सकता है। तो चैलेंजेस मेरी लाइफ में अगर मैं बात करूं तो बहुत बार, हर कदम पे, हर दिन कोई ना कोई नया चैलेंज आ जाता है। आप जॉब में हो तो एक नया चैलेंज आ जाएगा, आप अगर स्टेज पे हो तो कोई नया चैलेंज आ जाएगा। पता चले स्क्रिप्ट लेके आए हुए थे ये, और अब तो गेस्ट बदल गए, या हो सकता है कि आप तैयारी करके आए हुए थे, मुझे 1 घंटे में बोल के अब निकल जाना है, पता चले इवेंट 3 घंटे डिले हो गया, एकदम से इंस्टेंट चैलेंज आ गया नया। अब इवेंट तो 3 घंटे डिले है, 2 घंटे डिले है, 2 घंटे बतौर एंकर आपको पब्लिक को संभालना है, तुरंत एकदम चैलेंज आ गया। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंज प्रतिदिन आए हैं। एक काफ़ी बड़ा चैलेंज जो आया था मेरे लिए वो कोविड के दौरान था, क्योंकि मैं बीटेक के बाद प्लेस्ड हो गया था, बीटेक के फाइनल ईयर में भी मैं प्लेस्ड हो गया था। दिल्ली की एक कंपनी थी, वहाँ पर बतौर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। तो उसके बाद 2021 में मैंने नेशनल जीता था पोइट्री कंपटीशन में, जो कि ऑनलाइन हुआ था, वीडियोस शूट होकर यहाँ से दिल्ली गई थी, तो वहाँ पर जीता था हमने। तो उसके बाद LPU जो है स्कॉलरशिप देता है इस मामले में। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो अगर आपके अंदर कोई भी काबिलियत है, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, तो LPU हमेशा उसको सपोर्ट करता है। तो मेरे उनको लगा कि पोइट्री में टैलेंट है, मैंने जीता, और वहाँ उस पर सर्टिफिकेट पे भारत सरकार की मोहर होती है, तो उसके बेसिस पे मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली। तो मैंने MBA करने का सोचा यहाँ से, तो मैंने MBA में एडमिशन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि AIU आने वाला था, तो उसकी तैयारियों के लिए मुझे आना पड़ा यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से जॉब छोड़ दी मैंने, आ गया वापस से। आपने देखा होगा फिर नवंबर दिसंबर के आसपास से खबर आने लगी थी कि फिर से लॉकडाउन 2 बार लगा, कोरोना वायरस 3 आने। हाँ, वो कुछ 3 कोई सा पता नहीं कौन कौन से वायरस आ रहे थे, तो वो एक ओमिक्रॉन था शायद कोई, ओमिक्रॉन, हाँ। तो वो आ गया था। तो उसके वजह से क्या हुआ, फिर हॉस्टल खाली करवाने लगे। अब मैं फ्री रह रहा था यहाँ पे हॉस्टल में, तो मेरे लिए एकदम से चैलेंजिंग टास्क आ गया कि हॉस्टल खाली करना है, जॉब छोड़ के आ गया हूँ मैं, घर वालों से मैं पैसा लेता नहीं हूँ, 2-3 साल हो चुके हैं, काफ़ी समय हो गया। तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तो जो हॉस्टल में जहाँ रह रहा था खाना फ्री में मिल रहा था, तो वो भी क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से गवर्नमेंट का आदेश था कि हॉस्टल खाली करने हैं, तो हॉस्टल से भी निकलना है, वापस दिल्ली भी नहीं जा सकता, जॉब छूट गई है, कॉलेज बंद हो गया है, तो अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी के बाहर रहा, कुछ 1-2 दोस्त थे जिनके पास में मैं रहा, और फिर मैं उस बीच दिमाग लगा रहा था कि क्या कर सकता हूँ। बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे पास, थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत भी थी। तो फिर जब वही कहा कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं चैलेंजेस के बीच में, तो यकीनन कोई ना कोई हल निकलेगा। बहुत चर्चित बात है कि अगर कोई समस्या आई है तो यकीनन उसका कोई ना कोई जो है सॉल्यूशन होगा, कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। तो मैं कोशिश करता रहा, बट बशर्ते क्या है कि आपको कोशिश करते रहने चाहिए, हार नहीं माननी है। तो मैं कोशिश करता रहा, इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश करी, तो मुझे फिर से जॉब मिल गई उस कोविड के दौरान, और वो मिली मेरे को नाइट शिफ्ट। तो दिन में क्या है कि मैं अपना पैशन भी परस्यू कर सकता हूँ पब्लिक स्पीकिंग, और रात में मैं जॉब करता था। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग फेज़ था। मैंने 4-5 महीने जॉब करी होगी, US की कंपनी थी। तो रात में मैं जॉब करता था और दिन में अपना पब्लिक स्पीकिंग ये सारा काम करता था। आप उस चैलेंज से क्या सीखे हो? मैं उससे ये सीखा, सबसे पहली चीज़ तो कि अगर कोई चैलेंज आए तो ये हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, यकीनन हमको डर लगता है, घबराहट होती है कि यार अब क्या होगा, टेंशन होती है। परंतु क्या है कि अगर आप थोड़े से बुद्धिमत्ता के साथ में सोचेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को सुनता रहता हूँ, चूँकि मैंने बताया किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो मेरा एक दिमाग ये भी काम करता है कि ठीक है, ये चैलेंज आया तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, अपन को हार नहीं माननी है, लड़ना है।
तो एक तो ये कि हार नहीं माननी है, मुझे लड़ना है, कोई भी चैलेंज आए, ये मैंने इससे सीखा। और अगर मैं लड़ूंगा तो यकीनन मैं कामयाब होऊंगा। और मेरे को जॉब मिल गई उस दौरान, जहाँ पर लोगों की जॉबें छूट रही थी, नौकरियाँ छूट रही थी, मेरे को वहाँ पर नाइट शिफ्ट में जॉब मिल गई, मैंने अच्छा काम किया और वहाँ से उस चैलेंज से मैं बाहर आ गया निकल के। सही है भैया। आप बहुत सारी जगह पे स्पीचेस देते होगे। अभी जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, एसडी में आप कई बार स्पीचेस दे रहे हो, वहाँ पे आप कुछ बोल रहे हो, ऑडियंस कई बार हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलती है, हम कुछ और बोलते हैं और वो कुछ और कह देते हैं, कोई अच्छी ऑडियंस कई बार नहीं मिलती है, तो आप उस टैकल को कैसे फेस करते हो? आगे आने वाले पब्लिक स्पीकर को मद्देनजर रखते हुए बताओ। देखो क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो हाँ, या फिर कोई सा भी क्षेत्र हो, अगर आप किसी के साथ में बात करने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि सब आपके ही तरह मिलेंगे आपको। वो ज़रूरी नहीं है जो आप घर से तैयार करके जा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आने वाला है। ये एग्ज़ाम वाला सीन हो गया, ठीक है। आप घर से पता चले पढ़ के गए बढ़िया बढ़िया एल्गोरिदम जो आपने घर से लगा के गए और पेपर में आ गई कोई दूसरी डेटा स्ट्रक्चर के, तो उसके लिए आप कब वो उससे पार कर सकते हो, कब उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो? जब आप ये तैयारी के साथ न गए हो कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी, जब आपकी ओवरऑल तैयारी है। अगर आपकी ओवरऑल पूरी तैयारी है तो आप यकीनन उस पेपर को जो है हल कर दोगे, चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए, ठीक है। तो अगर मैं पर्टिकुलर इसके लिए जा रहा हूँ कि जी मेरे को बस यूथ को टारगेट करना है और यूथ हो सिर्फ वो भी पर्टिकुलर यूपी का, मैं उस हिसाब से तैयार करके अगर मैं गया तो पक्का मैं फेल हो जाऊँगा। हो सकता है वहाँ पर पंजाबी लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है वहाँ पर महाराष्ट्र के लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे पास बतौर पब्लिक स्पीकर ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास वो थोड़ी बहुत चीज़ें हों। बहुत ज़्यादा नहीं, सर्वज्ञानी कोई नहीं है, अपन भगवान नहीं है जो सब आएगा अपन को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम सीख सकते हैं और जितना सीखेंगे हो सकता है उस इवेंट में जाके कोई चपत लगे, कोई पूछ दे, नहीं आए, अगली बार में कोई नहीं तैयारी करके जाएंगे अगले इवेंट में। बट उस समय जो है आपको अलग अलग चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, जिससे कि आप उस तरह की दूसरे तरह की ऑडियंस को भी टैकल कर पाओ, उनके स्तर पर जाकर भी बात कर पाओ। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो आपको पहले से बहुत सारी चीजों के साथ में प्रिपेयर होके जाना है। यही एक अच्छे वक्ता की, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की, एक अच्छे एंकर की, एक अच्छे डिबेटर की पहचान है। उसके पास कई सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ज्यादा पढ़ सकते हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। दूसरा कि जिस तरह की ऑडियंस है उनके स्तर पर उतर कर बात करो। अगर मेरे समक्ष बुजुर्ग बैठे हुए हैं और मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर रीलों की, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर जेनजीज की, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की, तो हो सकता है उनके ऊपर से वो बातें जाएं। मुझे उनके स्तर पे जाके बात करनी होगी। मैं पुराने खतों की बात करूँगा, उन्हें याद दिलाऊंगा, उनके ज़माने की बातें करूँगा, तो उनको लगे यार ये बंदा कनेक्ट करेगा यहाँ पे ऑडियंस। तो इस तरह से ऑडियंस को अगर टैकल करना है, नई तरह की ऑडियंस को, तो उसके स्तर तक जाके बात करो और वो समझ आ जाता है 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर में कि किस तरह की ऑडियंस है। भैया आप जब स्पीच बनाते हो तो उसको क्रिएट कैसे करते हो, उसको लिखते कैसे हो, और बोलते टाइम आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखते हो, किस तरीके से क्रिएट करते हो, वो बताना चाहोगे? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। वैसे ये बहुत अंदर वाली बात पूछ रहे हो तुम ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कोई, जैसे हम अगर स्पीच देने जाते हैं तो ये तो हमें पता ही होता है कि हमें किस टॉपिक पे बोलना है, अमूमन पता रहता है, ठीक है। आप अगर किसी सेमिनार में जा रहे हैं या आप अगर किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको पता है कि मेरे को इस विषय में बोलना है। तो सबसे पहले आपने भी सुना होगा, कोई भी स्पीच को तैयार करने का बहुत अच्छा तरीका है पेस्टल। एक अगर फॉर्म होती है, सॉफ्ट स्किल में भी पढ़ाया जाता है उसको। पेस्टल का मतलब हो गया कि पॉलिटिकल बात करो आप, उसमें इन्वायरमेंट की भी बात करो और उसमें आप सोशल भी बात करो, आप उसमें लॉ की भी बात करो, आप उसमें जो है क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी की भी बात करो। सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्पीच में किसी टॉपिक पे जो है वो इर्द गिर्द इसके घूमे, ठीक है। अब आप उस पर कुछ हिस्ट्री भी उठा के बात कर सकते हो, ठीक है। उसके हिस्ट्री, उसको प्रेजेंट सिनेरियो से ज़रूर जोड़ो। कोई टॉपिक है, आपने उसकी हिस्ट्री उठाई, आपने उसको प्रेजेंट से जोड़ा, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। एक अच्छे वक्ता का काम ये नहीं है फैक्ट उठाए और बोल दिए। एक अच्छे वक्ता का काम यह है कि इसका हल क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर भी बात करें। कि जैसे अगर मैं G20 पे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ ये नहीं कि G20 अच्छा है या खराब है, अगर खराब है तो क्यों खराब है, अच्छा है तो क्यों खराब है, आपका तर्क जो है वो मजबूत होना चाहिए। और उसके बाद एक आप उसको सॉल्यूशन दो, उसका हल दो, कैसे सही हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें कंटेंट लिखते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है और इनके सोर्स जो है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बस
शर्त यह है कि आप कितने अच्छे खोजकर्ता हैं। रिसर्चर, सही बात है। बाय द वे मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, भैया बीटेक सीएससी से अभी एमबीए कर रहे हैं, तो भैया एक क्वेश्चन बनता है कि आप पेपर के लिए कैसे पढ़ते थे? पेपर के लिए तो यार जैसे सारे पढ़ते हैं वैसे ही मैं पढ़ता था। बीटेक में अगर मैं एलपीयू की बात करूं तो आपको पता है कि अगर आपने क्लास में अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि नॉर्मली फैकल्टी सारा कुछ क्लास में कवर कर देते हैं, बाकी कुछ बचता है तो किताबें रेफ़र करते हैं कि लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ सकते हो। तो मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, क्लास में पढ़ता था। मेरे प्रॉपर आज अभी देखोगे सारी बीटेक की कॉपी रखी हुई हैं, आज भी नोट्स बने रखे हैं मेरे सारे। प्रॉपर मैं पढ़ता था और उनको नोट्स बना लेता था। जो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था तो टीचर से पूछ लिया, वरना यूट्यूब सबसे बड़ा वो है प्लेटफॉर्म, वहाँ से मैं पढ़ के नोट बना लेता था। तो वहीं से पढ़ता था और एग्ज़ाम में अभी तक किसी में माशाल्लाह री नहीं आई। हाँ सही बात है। एक बहुत गहरा सवाल पूछना चाहूँगा, क्या मैं आपकी परमिशन से पूछ सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल पूछिए। क्या आपकी गर्लफ्रेंड थी बीटेक सीएससी में? यार ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। देखो, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते। मैं शेर सुना देता हूँ इस पे। हाँ। ये मुझे किसी शायर की पंक्तियां याद आ रही हैं। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, कुछ उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, और हमें अपने दिल में ये सोचकर जगह देना कि आपके शो में आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। वाह 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 वाह, दिल जीत लिया आपने तो। सही बात है। वैसे आपकी थी कि नहीं ये बताओ आप। ये बता दिया मैंने शायद। अच्छा। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा इंट्रो पार्ट था उसमें हमसे लोगों ने जो सवाल पूछे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, इतने प्यारे प्यारे सवाल पूछे हैं, मतलब क्या बताऊँ। कोई पूछ रहा है कि मैं अपनी क्रश को कैसे पटाऊँ, कोई पूछ रहा है वो मेरी क्रश है कि नहीं वो कैसे जानूं। भैया मुझसे खुद नहीं पट रही है, मैं कैसे बता। तो आप बताना चाहेंगे क्या क्रश कैसे पटाओ? बस यार मेरा एक वो शेर है ना, 4 पंक्तियां हैं मेरी। कि जो ये पूछ रहा है क्रश को कैसे पटाओ, हसीनों के नखरे उठाओगे कब तक, वाह वाह वाह, उसे तुम बताओ भुलाओगे कब तक, और वो कब की हो चुकी है रुखसत, दूसरी बताओ पटाओगे कब तक। तो उस क्रश को छोड़ो, कोई और पकड़ लो। सही बात है। दिल जीत लिया आपने वापस से। भैया आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही आपने मुझे बताया था कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में जान रहे थे। हाँ तो आज हाँ तो आप थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है, और क्या इसका आगे कोई पोटेंशियल है फ्यूचर में? इसका बहुत बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज बड़े से बड़े ब्रांड देख लो जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है बायजूस है, ठीक है। अभी जो ये ड्रीम11 पूरा का पूरा ड्रीम11 का जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे टिका हुआ है। अगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसका प्रमोशन ना करें तो लोगों के सामने कहाँ आएगा वो, उससे उनके डाउनलोड्स बढ़ते हैं। ऐसा तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो बेसिकली यही है कि वो व्यक्ति जो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, उसके पास में ऑडियंस है, ठीक है, लोग उसको सुनते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं, लोग उसकी बातों को मानते हैं। वो व्यक्ति किसी ब्रांड के बारे में बोल रहा है कि ये ब्रांड अच्छा है, आप इससे ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। जैसे कि कोई भी बोलते हैं, जैसे ड्रीम11 डाउनलोड करने के लिए आज देखते हो कई सारे क्रिकेटर्स बोलते हैं कि इस पे खेलो, पैसा प्लेयर्स चुनो और पैसा इतने से इतना हो जाएगा। तो ये एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पार्ट है। बायजूस का जैसे शाहरुख खान साहब ऐड करते थे टीवी में, वो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पार्ट है। तो ये है बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपको ऐसा नहीं लगता कि बायजूस अभी नीचे जा रहा है? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो उनका अपना मानना है, और मुझे लगता है कि कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है उसके लिए कंपनी जो है खुद अच्छे से एनालाइज कर सकती है। ओके भैया, आपकी बहुत अच्छी नेटवर्किंग है अच्छे यूट्यूबर्स के साथ, ठीक है, और आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आपने मिल रखा है, होस्ट अभी किया। रिसेंटली होस्ट किया है, ठीक है, अमरीश भारती जी, और फिर हम ले ले बियर बाइसेप्स, बहुत सारे लोगों को आप अच्छे तरीके से जानते भी हो। तो आपको ये नेटवर्किंग किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करती है आगे? यार देखो ना, एक बहुत चर्चित कथन है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ओके। तो मुझे लगता है, और ये बात बहुत सही है, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाते हो, अगर आप कंपनी में जॉब भी कर रहे हो ना, अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है कंपनी के साथ वालों के साथ में भी, वो भी एक नेटवर्किंग ही है, ठीक, वो उसके अंदर में, तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है अच्छे से नहीं रह पाओगे और ना ही बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल है, आप सारे लोगों को बांध सकते हो, अपने से जोड़ सकते हो, ठीक है, तो आप ज़रूर कुछ अच्छा करोगे। दूसरी चीज़,
बाहर के लोगों के साथ में नेटवर्क अगर आपका जितना ज़्यादा अच्छा है, और नेटवर्क अच्छा बनता कब है, इसका भी एक बहुत सोचने वाली बात है। कोई आपसे क्यों जुड़ना चाहेगा? बस जिस दिन हमने ये सवाल अपने आप से पूछ लिया, वही उस जो है हम उसी दिन से एक अलग राह पे चलने लगते हैं। कोई हर व्यक्ति किसी ना किसी से कुछ ना कुछ काम के लिए जुड़ेगा, ठीक है। आज के टाइम में किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो वो फालतू में बैठ के फ़ोन पे बात कर रहा है, चैटिंग कर रहा है आपसे। आपसे कोई व्यक्ति नेटवर्क तभी बनाएगा जब आपके पास में कुछ है या फिर उसके पास में कुछ है, ठीक है। तो नेटवर्क बनाने के लिए ये चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और वो नेटवर्क आपको आगे किसी भी क्षेत्र में कहीं भी बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है नेटवर्क से, कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो सकता है कल को मैं कोई स्टार्टअप खोलूँ तो उसमें मुझे नेटवर्क की ज़रूरत पड़े, हो सकता है मैं कल को कोई और काम करूँ तो मुझे उसमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़े, और अगर मैं कहूँ ना भी पड़े तो एक रिश्ता जो होता है ना लोगों के साथ में जोड़ के रखना, हमारी भारतीय परंपरा है, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से मेरा एक नया सवाल आता है कि क्या आप आगे कोई स्टार्टअप खोलने का सोच रहे हो? हाँ सोचा है, बट देखते हैं क्या होता है। अगर खोलोगे तो किस विषय पे खोलोगे, ये भी बता दीजिए। मैं कहता हूँ कि आपको स्टार्टअप जो है उसी विषय पे करना चाहिए जिस विषय में आप खुद थोड़े बहुत माहिर हो। अगर मैं कल को पता चले कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोल देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग की ABCD नहीं आती है, मैं कल को मेडिकल लाइन में घुस के कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ, मुझे मेडिकल लाइन का M नहीं आता है, तो वो बेकार है। मैं जिस फील्ड में अच्छा हूँ, मेरा अपना मानना है, हर किसी का अपना मानना हो सकता है। मैं अगर पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हूँ, मेरा नेटवर्क लोगों के साथ में अच्छा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा स्टार्टअप भी जो है इसी चीज़ों के इर्द गिर्द में हो। क्या पता अगला नया स्टार्टअप पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड ना हो। हाँ कुछ भी हो सकता है, रिवील नहीं करेंगे अभी। करेक्ट। भैया मैं आपसे वापस से वही पहले वाला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या रिलेशनशिप किस तरीके से कॉलेज लाइफ को अफेक्ट करती है? यार इसके ना दो पहलू हैं। अच्छा, अफेक्ट करती भी है, नहीं भी करती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कौन है। क्या आपका पार्टनर ऐसा है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है? आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो आपको फ़ोन कर रहा है, बेबी कॉल पे बात कर लो, बेबी चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है इफ़ेक्ट कर रहा है आपके करियर को। आप अपनी पढ़ाई छोड़ के उससे बात कर रहे हैं क्योंकि बाबू जो है गुस्सा ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए, ठीक है। परंतु वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिल गया है जो आपके गोल में आपको सपोर्ट करता है, जो आपके विज़न में आपको सपोर्ट करता है, तो वो रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल है। उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब तक आप 2 हाथ थे, अब आपके 4 हाथ हो गए, तो आप कुछ और बड़ा कर सकते हो। तो ये जो है रिलेशनशिप के पहलू हैं दोनों। क्या आप कभी रिलेशनशिप में आए? मैं हूँ भी नहीं भी। वेल ये भी सही बात है। वैसे इस चीज़ को हम सिचुएशनशिप बोलते हैं। अच्छा, क्या सिचुएशनशिप क्या है? मतलब कि आप चाहते हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, पर आप फिर ये भी सोचते हो कि मेरी फ्रेंड भी बन जाए, और आगे वाला भी वही सेम सोचता है। ये जो सिचुएशन होता है इसको हम रिलेशनशिप भी नहीं बोल सकते, फ्रेंडशिप भी नहीं बोल सकते, तो ये सिचुएशनशिप आ जाती है। अच्छा, ये नया आ गया है मार्केट में। मार्केट में नया ब्रांड है। बट मैं सिचुएशनशिप में भी नहीं हूँ, फ्रेंडशिप में भी नहीं हूँ, रिलेशनशिप में अब मैं ऊपर ही हूँ थोड़ा उससे। ये भी सही है, ये भी सही है। चलो बढ़िया बात है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या हमें अपनी रिलेशनशिप इन कॉलेज प्राइवेट रखनी चाहिए कि पब्लिक? सिंपल सा सीधा सा सवाल है, ये दोनों की मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर दोनों चाहते हैं कि पब्लिक हो तो अच्छी बात है, बट वो नहीं चाहते कि ना हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और एक चाहता है एक नहीं चाहता तो भी ये जो है डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। ओके, ठीक है, यहाँ पर दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही काम चलेगा। एक चाहता नहीं चाहता है तो फिर तो क्या मतलब है रिलेशनशिप का, ही क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों की क्लियर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इक्वल होनी चाहिए रिलेशनशिप का मुद्दा। सही बात। इक्वल तो नहीं, अंडरस्टैंडिंग में कहूँगा कि बट आप एक दूसरे की चीज़ों को समझते हो। वो कह रहा है कि मुझे पब्लिक करना है फोटोज़, लड़की बोल रही है नहीं करना है, ना करना मैं तो करूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हो सकता है कोई उसका पर्सपेक्टिव है, मत करो। तो रिलेशनशिप का एक पहलू ये भी है कि आपको 2 कदम पीछे हटना भी आना चाहिए कभी कभी। ठीक है, समझ गया।
एक थोड़ा गहरा सवाल है, क्या अभी तक आपको कभी किसी चीज़ का लाइफ में रिग्रेट है? रिग्रेट तो ऐसा तो मुझे मतलब नहीं है अभी तक कोई कि मुझे बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे का सोचने वाला व्यक्ति हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं मिली मुझे तो कुछ ना कुछ भगवान जो है उस चीज़ से बेटर हमारे लिए तैयार कर देता है। तो बतौर पश्चाताप करने के हमको जो है आगे के लिए तैयार करना चाहिए अपने आप को, ये मेरा मानना है। ठीक है भैया, एक रचनात्मक सवाल है आपसे। अगर आपको आपकी लाइफ का मतलब आपकी पूरी लाइफ जर्नी को एक कविता में रिप्रेजेंट करने का मौका मिले तो किस तरीके से आप उसको रखना चाहेंगे? यार ये तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी लाइफ को, और अभी तो मेरी लाइफ है ही क्या, बहुत छोटी सी लाइफ है, बट उसको कविता में प्रोना मैंने कभी ऐसा लिखा तो नहीं। बट अभी कुछ दिन पहले मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी जो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ। वो ये थी कि धारा के विपरीत बहा करता हूँ मैं, धारा के विपरीत बहा करता हूँ मैं, यानी कितने कष्ट सहा करता हूँ मैं, और खूब खटकता हूँ झूठों की आंखों में, सच्चाई की बात कहा करता हूँ मैं। बहुत प्यारी बात की बहुत आपने। शुक्रिया भैया, एक बात पूछूंगा, आपको शायरी और कविता का इतना शौक है, क्या आप आने वाले टाइम पे कोई किताब भी लिखोगे इस पे? हाँ, बहुत जल्द मेरी किताब आने वाली है, और मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर अनिल पांडे, उनके थ्रू वो किताब आ रही है, तो वो उसकी सारी रूपरेखा वगैरह वो सब तैयार कर रहे हैं। किताब का नाम तो मुझे भी अभी नहीं पता, नाम हम मिलके डिसाइड करेंगे, बट उसका जो एक PDF मेरे पास में आ चुका है, तो वो बहुत जल्द जो है हार्ड कॉपी में के रूप में आएगी निकल के। गाइस, आते ही सबसे पहले इनकी किताब खरीदना, बहुत अच्छे ये शायरी सुनाते हैं, हम तो इनकी शायरी पे फिदा हो जाते हैं। बस मैं तो बोला बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ। ठीक है, आप कोई एक आधा शायरी और सुनाना चाहोगे प्लीज़? शायरी मैं सुना देता हूँ, शायरी तो ख़त्म ही नहीं होगी। मैं 4 पंक्ति रख देता हूँ कि मैंने कितने रिश्तों से कुछ पल के लिए मुख मोड़ दिया। बहुत सारे लोग अपने घरों से दूर रहते हैं कुछ करने के लिए, ये सारे लोग उसको रिलेट कर पाएंगे। एक मुक्तक है कि मैंने कितने रिश्तों से कुछ पल के लिए मुख मोड़ दिया, जिसमें शौक भरे थे मेरे उस दिल को भी तोड़ दिया, और मुझको अपने घर में रहना प्यारा तो लगता है, पर घर को घर करने के लिए ही मैंने घर को छोड़ दिया। वाह, बहुत शुक्रिया, माइंड ब्लोइंग एकदम। बहुत शुक्रिया। ठीक है भैया, अभी हम पॉडकास्ट के लास्ट पे पड़ाते हैं। ठीक है, ये रैपिड फायर सेशन है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, हालांकि डीप होंगे, कुछ अच्छे होंगे, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपका लाइफ का सबसे डार्केस्ट सीक्रेट? डार्केस्ट सीक्रेट तो बस वही लॉकडाउन के टाइम पे था, जो आपने अभी बताया। अगर आप अपनी लाइफ को एक फिल्म के रूप में दर्शाना चाहते हैं तो आप कौन सी फिल्म होते हैं और कौन सा एक्टर का रोल? ना बाबा, अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं फिल्म बन जाए। चलो ठीक है। अगर आपको एक दिन के लिए मौका मिले कि आप एक जिसको आप इंस्पायर करते हो उसकी तरह आपको जीने का मौका मिले, तो आप किसको चुनना चाहोगे? मैं अपने पिताजी को। ऐसा क्यों? क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, ठीक है। अगर आपको लाइफ में समय में वापस जाने का मौका मिले तो आप किस मोमेंट पे जाके क्या चीज़ बदलना चाहोगे? यार मैं ना बचपन में जाना चाहूँगा, वो वाले दिन जिस दिन में ना स्कूल जाना होता था, ना कुछ करना होता था, बस सुबह उठे, जो होता ना एक, मैं कहूँ कि 2.5 साल के बाद, 2.5 से 4 साल वाला जो फेज़ होता है, ज़िंदगी मस्त है, चारों तरफ रंगीन, किसी के ना कोई टेंशन कि ऑफिस जाना है, क्लास जाना है, कुछ वो जो सुकून वाले पल थे, वापस से मैं वहाँ जाना चाहूँगा। सही बात। वापस से फिर जर्नी स्टार्ट हो, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें छूट गई बचपन में, हमने ये नहीं करा, तो अभी वापस से जाए तो फिर वो वाली चीज़ें भी करके आऊँगा। बढ़िया। अच्छा भैया, लास्ट में आप हमारे ऑडियंस को कोई एक एडवाइस देना चाहोगे? मतलब कोई आपको एडवाइस देनी हो या फिर कुछ बताना हो, प्लीज़ बताना चाहूँगा। तो अंत में मैं बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा, सभी दर्शकों से, कि यार आपके मन में, आपके दिल में जो भी है,
आप उसको पूरे इच्छा शक्ति के साथ में करो, पूरी मेहनत के पूरे लगन के साथ में करो, क्योंकि यही एक फेज़ है जहाँ पर आप सारा कुछ अचीव कर सकते हो। और कभी हमें ये नहीं सोचना है कि यार मतलब चीज़ें टालनी नहीं है कि ये चीज़ हो जाए तब मैं ऐसा करूँगा, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तब मैं ये शुरू करूँगा, मेरे पास अभी कैमरा नहीं है तब मैं वीडियो कहाँ से बनाऊँ, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है मैं कहाँ से पढ़ूँ। बहानेबाजी नहीं करनी है, आपको जो शुरू करना है अभी करना है, मतलब कि हो जाए बस, अभी टालनी नहीं है चीज़ें। तो अगर वो आप करोगे तो यकीनन आप जो चाहते हो वो कर पाओगे, और वो बिल्कुल आप, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो सबसे ज़्यादा किया है कि अपने आप को खुद को ईमानदार रखना है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, लोगों की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ अपने आप की परवाह करनी है, अपने आप से एनालिसिस करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यकीनन आप, मेरा जो तजुर्बा है वो मैं बता रहा हूँ कि आप ज़रूर अच्छा करोगे और जो पाना चाहते हो उसको यकीनन आप पाओगे। आखिरी में जाते जाते 4 पंक्तियाँ कि हमारे हौसलों में डर कभी शामिल नहीं होता, समंदर का कोई कतरा कभी साहिल नहीं होता, किसी भी खौफ से ऐसे भला हम थम नहीं सकते, करें अगर दिल से हम मेहनत तो कुछ मुश्किल नहीं होता। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच भैया। आप आए हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल के, ऐसा आपके पास टाइम जल्दी नहीं मिलता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप Thank you बुलाओ very हम much. दौड़ के आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ आपको जो भी लर्निंग्स हो रही है, एनी लर्निंग, प्लीज़ पुट मी इन द कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, सर के साथ वापस आपको बात करनी है, कुछ और क्वेश्चंस है, प्लीज़ फॉलो अप। थैंक यू वेरी मच, बाय।